जय हिंद सर। चलिए जुड़ जाइए आप लोग फटाफट जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सेशन का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है सर। हम सोचे आपके सामने, है ना, डिसकंटिन्यू नहीं करना है, रेगुलर रहना है। आ गए हैं फिर से आपके सामने लेकर के सेशन 40 क्वेश्चन का, है ना। अभी गुड नाइट नहीं बोलेंगे, है ना। अभी समझिए कि आपका सेशन की शुरुआत हुआ, आगाज हुआ है ना। और जबरदस्त तरीके से आज हम लोग सेशन करेंगे, और उसके बाद पूरे 1 घंटे मेहनत करने के बाद फिर पढ़ेंगे, हम गुड नाइट बोलेंगे, ठीक है। इसलिए अभी आप लोग 1 घंटे मेरे साथ कंटिन्यू लगातार मेहनत करें, ठीक है। क्यों, कोई दिक्कत है सर? गुड नाइट, अरे ऐसा नहीं करना है सर, अभी अभी गुड नाइट नहीं, ठीक है। चलिए आइए एक बार जोर शोर लगा के करते हैं। हाँ, हाँ, ये ठीक है। गुड इवनिंग, है ना। चलिए आ जाइए फटाफट। अब करेंगे हम लोग सेशन को, है ना, जबरदस्त तरीके से। और आप लोग सेशन को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। एकदम लाइक में कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय हिंद आप सबको। आ जाइए। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, यानी कि पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर की बात कर रहा है ना। ये कौन बनी है? तो आज ही यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। वायुसेना की जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है ना, वो बनी है हीना जायसवाल। कौन बनी है? हीना जायसवाल बनी है। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन है पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर? कौन बनी है? हीना जायसवाल बनी है। फटाफट क्लियर है? यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड गुड मॉर्निंग। आइए सर, आगे बढ़िए। अब चलते हैं, है ना। और जबरदस्त तरीके से करेंगे हम लोग सेशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सेशन अच्छा है, एकदम शानदार, सुपर डुपर। हम आपके लिए लेके आते हैं ना, है ना। और इतनी सारा मेहनत करते हैं, तो आपका भी जो है फर्ज बनता है कि हमारे साथ लगे रहें, है ना। चलिए आइए। जय हिंद, जय हिंद। अब ज्यादा नहीं, आ जाइए यहाँ से फटाफट आप लोग आंसर करिए। अब जो है इधर उधर का कोई बात नहीं, छापे कमेंट में, सिर्फ और सिर्फ आंसर। जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का नंबर लगाना है और आंसर लगाना है। ये नहीं कह रहा है कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। कहाँ हो जाएगा आपके? दुशानबे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? दुशानबे हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ से। कह रहा है यहाँ से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018। क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? यानी कि ये जो आपके सामने दिया हुआ, इसमें से किसको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनमें से किसको मिला है? यानी कि यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन, है ना। यहाँ से आपका एक है, एक संस्था यूनाइटेड नेशन का, एक इसरो है, एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, या एक कौन सा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसे मिला है आपका? तो आंसर यहां से हो जाएगा। अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 की बात करता है, 2018 की बात करता है, राधे राधे, राधे राधे जी, है ना। तो किसको हो जाएगा यहाँ से? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को 2018 का क्या मिला है आपका? इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। 2018 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? यहाँ से हमारे साथ जुड़ते रहे एकदम से। इसमें से एक आध एक करंट अफेयर आपको प्रत्येक दिन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है तो आने वाले समय में, है ना, एक आध दिन में करंट अफेयर का सेशन चलेगा सुबह में, ठीक है। देखते हैं, फिर आपको सूचना दी जाएगी जिस प्रकार से होगा। क्लियर है? यहाँ से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा है? बहुत जबरदस्त। कह रहा है अशोक का जो शिलालेख है उसे पढ़ा गया था कब? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, है ना। और ये एक अधिकारी था जो कलकत्ता में टकसाल है ना, टकसाल, उस टकसाल के अधिकारी थे। बताइए कौन थे? किसने पढ़ा था इसको? आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। यानी अशोक के शिलालेख को, अशोक के शिलालेख को जो पढ़ने वाले अधिकारी थे वो कौन थे आपका?
जेम्स प्रिंसेप, इन्हीं के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। क्लियर है यहाँ से? चलिए, इतने मात्रा में आप लोग जुड़े हुए हैं, बस लाइक की संख्या थोड़ा सा कम है ना? जबरदस्त तरीके से ठोक दीजिए लाइक को, है ना? जबरदस्त तरीके से ठोकिए। और आप लोग फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाते रहिए, है ना? क्वेश्चन देखिए और आंसर डालते रहिए। उसके बारे में जितना से जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए फायदा होगा, है ना? ये आपके लिए ही कह रहे हैं, ताकि दिक्कतें नहीं, कुछ चीज अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है जाके गूगल पे सर्च करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो वो चीज आपको पता चलेगा। इसलिए आप छापने का प्रयास करें, है ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार जो है आपका द्वीप समूह है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश भारत का। इस केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारा द्वीप है। इस द्वीप में ही, इस केंद्र शासित यानी कि अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है जिसका क्या नाम है आपका? हैवलॉक द्वीप। जिसका क्या नाम है? हैवलॉक द्वीप नाम है। और इसका नाम बदला गया, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? फटाफट करेंगे आंसर। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप तो लाइक की संख्या ही बढ़ा दिए हैं। गजब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। आइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप? यानी हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया। कौन सा द्वीप रखा गया? स्वराज द्वीप। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गए और यहाँ के मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 द्वीप का नाम बदला गया। एक था आपका रॉस द्वीप। कौन सा द्वीप? एक है रॉस द्वीप, ठीक है। और ये सब के सब आपके अंडमान निकोबार के द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। एक है आपके रॉस द्वीप, इसके बाद है आपका यहाँ से नील द्वीप। कौन सा? नील द्वीप है, नील द्वीप। और तीसरा है आपका कौन सा? हैवलॉक, यानी कि हैवलॉक द्वीप। कौन सा? हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप है। क्लियर है? यहाँ से हैवलॉक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? यहाँ से हैवलॉक द्वीप है। अगर बात किया जाए यहाँ से कि रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो नेताजी, है ना, नेताजी सुभाष, सुभाष, है ना, सुभाष चंद्र, चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। यहीं पर नील द्वीप का नाम बदल करके, है ना, शहीद द्वीप रखा गया। क्या? शहीद, शहीद द्वीप, है ना। नील द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया? शहीद द्वीप रखा गया। क्लियर है यहाँ से? और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया। हैरो यानी कि सुरेंद्र प्रसाद जी, बोलिए क्या दिक्कत है ना? यहाँ से यानी कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया। क्लियर है यहाँ से? ये तीनों द्वीप का नाम किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा बदले गए हैं। क्लियर है यहाँ से? क्लियर है यहाँ से? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? कह रहा है कि जो भारत का संविधान है, इसमें जो मूल संविधान यानी कि मूल कर्तव्य है, इसको किस समिति के यानी कि जो सिफारिश पर जोड़ा गया? आपको सबसे पहला ये पता होना चाहिए कि जब हमारा मूल संविधान बना था ना, उस समय मूल संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। बाद में चल करके इसे जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? फटाफट आंसर को क्वेश्चन की जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से छापिए, है ना। क्या कह रहा है कि आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, है ना? वो समिति कौन सा है? आइए हम बताते यहाँ से, है ना। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 1976 को मूल यानी कि आपके मूल यानी जो संविधान है, इस संविधान में किसको जोड़ा गया है? इस संविधान में आपका मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और जोड़ने के बाद जब जिस टाइम जोड़ा गया था, उस टाइम टोटल जो है मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों की संख्या 10 था। कितना था? 10 था। और इस मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया, वो किस देश के संविधान से किया गया? तो रूस के संविधान से किया गया। किस देश के संविधान से किया गया? रूस के संविधान से किया गया। आगे चल करके, है ना, 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका
2003 में। और इस 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, और कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो चुका है 11। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना हो चुका है? 11 हो चुका है। किन्हीं को कोई आपत्ति है ना? कोई नहीं, ना एक आपत्ति होना चाहिए और ना ही कोई आपका है ना यहाँ से विपत्ति। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ से कि मूल कर्तव्य अगर बात किया जाए आपके संविधान के भाग 4 के कौमे और अनुच्छेद 51 के कौमे, है ना, क्या किया गया? इसको रखा गया। आपके भारतीय संविधान के भाग 4 के कौमे और 5 के 51 के अनुच्छेद 51 के कौमे, इसको रखा गया कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 किस देश के संविधान से इसका प्रावधान किया गया? रूस के संविधान से, है ना। मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 था, आगे चलकर एक और जोड़ा गया, 11 हो चुका है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में कब जोड़ा गया है, इसका प्रावधान कब किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। क्लियर है? बात आता है कि किस संसद की सिफारिश पर किया गया इसे, आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति है ये? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। क्लियर है यहाँ से? क्लियर है यहाँ से? इसी तरह से अगर बात किया जाए कि मूल कर्तव्य, है ना, मौलिक आपका जो अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की जो आपका संविधान में बात किया गया है या प्रावधान किया गया है, ये अमेरिका के संविधान से किया गया है। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से किया गया है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिडबी, सिडबी का पूरा नाम क्या है? यानी कि सिडबी का स्टैंडर्ड फॉर सिडबी, है ना, स्टैंडर्ड फॉर सिडबी की बात करता है। यानी सिडबी का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, यहाँ से आ जाइए। कह रहा है सिडबी की स्थापना जो हुआ था आपका, वो हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में सिडबी की स्थापना। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे हम लोग, तो ये मुख्यालय पड़ता है आपका लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। आ जाइए आगे चलते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिडबी, है ना, सिडबी का पूरा नाम होता है यहाँ से स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। आपके पहला नंबर ऑप्शन में ये चीज लिखा हुआ है ना, जो हम अभी बोले हैं, ये पहला नंबर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका सिडबी का पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुआ था? आपका 1990 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर की बात करेंगे, यहाँ से मुख्यालय की बात करेंगे, आपका लखनऊ हो जाएगा, है ना। कहाँ? लखनऊ। और लखनऊ जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम अपने कमेंट बॉक्स में छापिए। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ शहर, यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम बता देते हैं, गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे। क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किसे जाने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, है ना, के तौर पर किसे जाने जाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि भारत में श्वेत क्रांति का जो है शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति का जनक गोमती नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है आप सभी का? कंसेप्ट क्लियर है ना? इधर से चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल इसलिए करते कि ताकि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलते रहे, पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या किया गया? कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति देखिए, श्वेत क्रांति यहाँ से कहने का मतलब है कि दूध के बारे में चर्चा कर रहा है। दूध का कलर कैसा होता है? श्वेत। इसलिए याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे? दुग्ध दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, यहाँ से। और इसकी शुरुआत कब हुआ? 1970 में हुआ, है ना। भारत जो है, भारत जो है तीसरे चरण में दूध के उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, अमेरिका को क्या कर दिया था? पीछे छोड़ दिया था 1970 में। और इसका जो है शुरुआत अगर माना जाता है, किसे माना जाता है यहाँ से? आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी कि श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है?
आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसे है? एम एस स्वामीनाथन नहीं होगा, एम एस स्वामीनाथन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ से? आ जाइए, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है आपके हरित क्रांति से है। किस क्रांति से? हरित क्रांति से। इसीलिए आप याद रखिए यहाँ से। आ जाइए, कह रहा है कि वास्को डी गामा, है ना, या इसका इसका जो है इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? वास्को दा गामा। वास्को जो डी गामा है, ये भारत कब आए थे? भारत कब आए थे वास्को डी गामा की जो है यात्रा भारत की तरफ कब पहुंचे थे ये भारत? ये पूछ रहा है, फटाफट करिए आंसर, है ना। वास्को डिगामा, आपको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा सबसे पहले पुर्तगाली थे जो समुद्री मार्ग से कहाँ पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। वास्को डिगामा, है ना, पहले पुर्तगाली व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग की खोज के समुद्री मार्ग के रास्ते भारत पहुंचे थे। वैसे चले थे इससे पहले और व्यक्ति, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। इस भारत पहुंचने में सफलता हासिल करने वाले पहले पुर्तगाली थे और यूरोपियन भी। ठीक है, इस प्रकार से कब आए थे वास्को डी गामा? 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? आपके कालीकट बंदरगाह पर आए थे और राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने, वहां के जो राजा थे जमोरिन, इनका भव्य स्वागत किया था। ठीक है, और जब आए थे तो ये जो है काली मिर्च का व्यापार करने, है ना, मुख्य रूप से ये मसाला के उद्देश्य से। क्लियर है? कालीकट बंदरगाह पर आए थे, बहुत बढ़िया। और जब आए थे भारत से क्या ले गए थे? ये काली मिर्च ले गए थे। और इस काली मिर्च के व्यापार में इसको क्या हुआ? इस काली मिर्च के व्यापार में इसको 60 गुना, 60 गुना अपना खर्च को काट करके और 60 गुना मुनाफा हुआ, है ना। और इसको मतलब देख करके बहुत खुश हुआ, इसलिए प्रेरित हुआ, फिर दोबारा से ये आते हैं। और आते हैं वास्को डिगामा जब भारत, तब 1524 ईस्वी में वास्को डिगामा का मृत्यु भारत में ही हो जाता है। ठीक है, वास्को डिगामा का मृत्यु कहाँ हो जाता है? भारत में ही हो जाता है। क्लियर है? और पुर्तगाली भारत आया था ना, तब 1503 में सबसे पहले अपना फैक्ट्री लगाया था। कहाँ पर? कोच्चिन में। बहुत बढ़िया, 60 गुना, 60 गुना मुनाफा। विक्रम सिंह, बहुत बढ़िया, अच्छा है सर, लिखते चलिए इसी प्रकार से। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगाली, एक बात और रखिएगा पुर्तगाली से, है ना, जो आज के जो पोर्टुगीज है, पुर्तगाल जो है ना, इस पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है आपका? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था और सबसे लास्ट में भारत से गया। सबसे पहले भारत में आया था 1498 में, है ना, और 1961 में यह भारत को छोड़कर गया। सबसे लास्ट में, सबसे अंत में गया। क्लियर है? यहाँ से कोच्चि में लगाया था फैक्ट्री। क्या बात है! क्या चीज का फैक्ट्री? देखिए, फैक्ट्री का मतलब ये मत समझिए कि उस टाइम में जो है बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते थे, है ना, मशीन नहीं बैठाया जाता था फैक्ट्री में। उस टाइम फैक्ट्री का मतलब ये होता था कि गोडाउन बना दिया जाता था, बड़ा एक जो है ना घेरा करके घर बना दिया जाता था। जिसके बाद उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र या जो क्षेत्रीय इलाके से जो उसे मसाला जो लाता था खरीद करके, है ना, वो वहां पर एक जगह इकट्ठा करता था और एक बार वो जहाज पर लोड करके फिर ले जाता था। फैक्ट्री का उस टाइम का मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन कब हुआ? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। सूरत विभाजन, देखिए सूरत विभाजन यदि बात किया जाए, यहाँ से कांग्रेस की बात करता है। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1800 कब 85 को हुआ था, यानी 28 दिसंबर 1885 को। और जो इस कांग्रेस को बनाने वाले थे, है ना, जिनके सहयोग से इसका निर्माण हुआ, है ना, वो कौन थे? आपका ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम थे, है ना। और ए ओ ह्यूम जो है ये आपके एक कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के एक अंग्रेजी अधिकारी थे। अंग्रेज की सरकार में ये जॉब करते थे, है ना। लेकिन
जब ये स्थापना किए थे तो इन अपने पद से रिटायर हो चुके थे। तो रिटायर के बाद इस चीज का ये स्थापना किए थे, किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का स्थापना करने का मूल उद्देश्य है ना, जो क्षेत्रीय लोग होते थे उनके बातों को उस मंच तक पहुंचाया जाए और उस मंच के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाया जाए, इसलिए इसका स्थापना किया गया था। क्लियर है यहाँ से? और जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1900, कब हुआ था? 7 में। 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इस सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था? गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गया था, यानी कि सूरत में विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो दलों में, एक नरम दल और एक गरम दल में हो गया था। यानी कि नरम दल के लोग चाहते थे कि हमारा कोई मेंबर, यानी कि हम में से कोई मेंबर अध्यक्ष बने, यानी अध्यक्ष पद को लेकर के इसमें विभाजन हुआ था, ठीक है। और गरम दल के आदमी चाहते थे कि हमारा कोई मेंबर, यानी गरम दल का नेता अध्यक्ष बने, इसको लेकर के फूट आया था। क्लियर है? लेकिन आगे चल करके कांग्रेस 1916 में, कब? 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस लखनऊ अधिवेशन के तहत नरम दल, कांग्रेस का जो है नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, इस तीनों का क्या हो गया? समझिए कि मिलन हो गया यहाँ पर आकर के। क्लियर है यहाँ से? चलिए, और इस जो आपके लखनऊ में अधिवेशन हुआ था ना, इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार। और इस सूरत का जो अधिवेशन था, इसका कर रहे थे अध्यक्ष रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। एक ही प्रश्न पर ज्यादा समय मत लीजिए, क्या करें सर, डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ से? हम एक प्रश्न नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं। अब इससे रिगार्डिंग जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे आपके सॉल्यूशन बन जाते, मतलब बनते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए याद रखिए, याद रखिए, विशेष यानी कि जो यहाँ से क्या होगा आपका डिस्कशन, विश्लेषण। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ? चलिए अब बताइए फटाफट, आंसर दीजिए। पंचायती राज सर्वप्रथम किस दो राज्यों में शुरू हुआ? वो कौन सा दो राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका राजस्थान। और राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहां पर? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यानी कि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के एक जिला है, नाम है नागौर, है ना, कौन सा जिला? नागौर जिला। इस नागौर जिला में, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, मात्र एक जिला में। लेकिन इसके जस्ट कुछ दिन बाद, यानी एक सप्ताह के बाद क्या किया गया कि इस आंध्र प्रदेश राज्य के पूरे राज्य में सबसे पहले राजस्थान के एक जिला में किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद होकर आंध्र प्रदेश के क्या पूरे राज्य में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है आपका कि कौन दो राज्य है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यदि पूछा जाए आपसे कि पहले किस राज्य में शुरू हुआ, तो राजस्थान, और पूर्ण रूप से किस राज्य में लागू हुआ, तब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे, क्लियर है यहाँ से, आगे बढ़ेंगे। अगर पंचायती राज्य की बात किया, देखिए पंचायती राज्य की बात किया तो पंचायती राज व्यवस्था आपके इससे संबंधित अलग अलग समितियां बनाई गई है ना, अलग अलग समितियां बना करके और उनका अलग अलग विचार दिया गया है, उस विचार को पूछा जाता है। जैसे आपके बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद आया उसका बेटा अशोक राय मेहता समिति, है ना, उसके बाद आपका सिंधवी समिति आया। इस प्रकार से कई समिति आए, है ना, और अपना अपना विचार प्रस्तुत किए और इसके बारे में पूछा जाता है। यानी कि समिति का नाम दे देगा आपसे, कहेगा बताइए इनका क्या विचार था पंचायती राज व्यवस्था पर। क्लियर है यहाँ से? इस प्रकार से, बहुत बढ़िया आलम जी, लिखते चलिए आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपना है, कह रहा है दाची गांव
दाचीगाम नेशनल पार्क किससे संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि दाचीगाम नेशनल पार्क में किस प्रकार के जानवर को संरक्षण दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ से। दाचीगाम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दाचीगाम जो नेशनल पार्क है ये है कहाँ। दाचीगाम जो नेशनल पार्क है ये है कहाँ, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में, है ना। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और इसमें जो है आपके ये नेशनल पार्क है दाचीगाम, इसमें हंगूल, हंगूल जो होता है जानवर, इसका संरक्षण यहाँ पर होता है, इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके लिए फेमस है आपके दाचीगाम। क्लियर है यहाँ से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, है ना। देखिए ये आपका करंट से क्वेश्चन है ना, और इसी प्रकार से करंट में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक कौन जारी करता है। ये एक प्रकार का सूचकांक है, ये एक प्रकार का आपका क्या है, इंडेक्स है। और इसे कौन जारी करता है, इसे कौन जारी करता है, यहाँ पर संस्था का नाम दिया हुआ है IBRD, UNEP, UNDP और UNHRC। कौन सा संस्था है जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक जारी करता है यहाँ से, है ना। तो अगर बात किया जाए, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। इन्वायरमेंटल नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक जारी किया जाता है ना। क्लियर है यहाँ से। देखिए IBRD, IBRD जो है इसका, इसको हम लोग कहते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहते हैं इसे, है ना, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसी का नाम वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक। क्लियर है यहाँ से। और इसका पूरा नाम हो गया आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का पूरा फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ट्रेन 18, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। ठीक है, ये ट्रेन 18 का नया नाम बदल कर रखा गया, पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, लेकिन अब जो नया नाम रखा गया है ये कौन सा नाम है। चलिए आइए देखिएगा, वंदे भारत का नाम आप लोग सुने होइएगा, वंदे भारत का नाम सुने होइएगा। ठीक है, और इसी वंदे भारत का जो नया जो ट्रेन 18 का जो नया नाम है ये वंदे भारत रखा गया, ट्रेन 18 का। इसी तरह बताइए, इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है। जी बिल्कुल राजीव कुमार जी, हम कोशिश हमारा यही रहता है कि एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियरिफिकेशन मिल जाए आपको, बात अच्छा रहेगा। ठीक है, कोशिश करते चलते हैं, बताते चलते हैं, बस वो आप इस चीज को गौर से सुनते चलिएगा, बेटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ट्रेन 18 का जो नया नाम रखा गया वो क्या रखा गया, वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच, दिल्ली से लेकर, कहाँ से, दिल्ली से लेकर के, याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी के बीच, वाराणसी के बीच चला था। ठीक है, पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी। चलिए आइए नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका कि भारत ने हेपेटाइटिस, देखिए इस सब के सब आपके करंट से जुड़े हुए एक तरह से क्वेश्चन है, ये जितने भी दिख रहे हैं सब के सब करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन दिख रहा है ना। आप इस चीज चीज को एकदम से गौर से देखते चलिए, और इसे क्या करिए, याद करिए, जो नहीं याद होता उसे लिख लीजिए चीजों को, है ना, तब जाकर याद होगा। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी जो हेपेटाइटिस होता है नॉर्मल वाला, इस हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, कब तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
कब तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा हेपेटाइटिस को? तो याद करेंगे यहाँ से, देखिए हेपेटाइटिस जो है एक प्रकार की बीमारी है, और इस बीमारी को जो है आपके भारत 2030 तक खत्म करने का क्या लक्ष्य रखा है। भारत जो है इसे 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 2030 तक, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए हेपेटाइटिस बीमारी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हेपेटाइटिस बीमारी जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रख लीजिएगा यकृत, किसको? यकृत को करता है, ठीक है। यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी। क्लियर है यहाँ से? पीडीएफ मिलेगा। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम क्या है? एक संस्था है सर, प्रियदर्शी जी। ये आपका यूएनओ का एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने? शायद हम इसकी चर्चा कल के क्लास में हुआ है। यदि कल का क्लास नहीं देखे हैं तो वहां देखिए जा करके, हम वहां पर बताए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर है ना 1945 को किया गया था। और इसका बहुत सारा संस्था है जो दुनिया में काम करता है ना। अलग अलग प्रकार के इसके ब्रांच हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, ठीक है। उसी का ये एक संस्था है। क्लियर? आगे देखिए ना, यूएनओ लगा है यहाँ से पीछे में जो पढ़े थे हम लोग। हो गया? आगे बढ़े। ये क्या हो गया यहाँ से? एक बार चलते हैं, देख लेते हैं पीछे कहाँ चला गया। देखिए यहाँ से, यहाँ पर है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो यूएन लगा हुआ है आगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया। और जो आपके हेपेटाइटिस है वो मनुष्य के शरीर के यकृत को प्रभावित करने वाला बीमारी है, ठीक है। याद रखिएगा ये डेट। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? क्या कहता है? आपके पास चार ऑप्शन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है स्टेटमेंट जो आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अब खाद्य श्रृंखला क्या होता है? खाद्य श्रृंखला क्या होता है? देखिए खाद्य श्रृंखला में जनरली तीन रूप से आपका इसे अलग अलग तरीके से आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होता है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता, इसी तरह से आपका द्वितीयक द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है, तृतीयक होता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। देखिए, जो क्या करता है, हरी घास को खाता है, यानी कि वह जानवर जो किसका सेवन करता है, हरा घास का, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और जो हरा घास खा करके जिंदा रहता है, यानी कि द्वितीयक। प्राथमिक तो कहला गया जो हरा घास खाएगा। अब हरा घास को खाने वाला को जो अगला खाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे। और जो द्वितीयक को खाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक कहेंगे। क्लियर है यहाँ से? तो कुल मिलाकर के देखिए घास का कलर कैसा होता है, हरा। हरा को खाने वाला कौन है, हिरन। तो आपका यहाँ पर जो है हिरन, हिरन के बाद हिरन को कौन खाएगा, शेर। तो ये एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है। ये आपके खाद्य श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि हरा घास अपना भोजन कैसे बनाता है। तो हरा घास जो भोजन बनाता है वो फोटोसाइंथेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण का यूज करके हरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में इस चीज को छापिए कि जब पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं तो उसे किस किस चीज की आवश्यकता होती है ना, क्या क्या चीज चाहिए उसे अपना भोजन बनाने के लिए, और उसका भोजन किस रूप में वो बनाता है। पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो किस रूप में बनाता है, ये सारे चीज लिखिए, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी जो थे ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना।
कितने नंबर के तीर्थंकर थे ये? 24वें नंबर का तीर्थंकर थे। इनका नाम पूछ रहा है, इनका नाम पूछ रहा है कि इनका सॉरी इनका जन्म पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, कब हुआ था जन्म। ठीक है, देखिए महावीर जो स्वामी थे इनका जन्म जो हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी, है ना, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली। और वैशाली का जो जगह है कुंडग्राम, कुंडग्राम, है ना, तो वैशाली का जो जगह है कुंडग्राम, इस कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फटाफट छाप देंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लाइट, ऑक्सीजन लाइट वाटर, ऑक्सीजन भी चाहिए भोजन बनाने के लिए। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, CO2 की आवश्यकता होता है। ठीक है, आइए, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। जन्म हुआ कब था? तो जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था, है ना, 540 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है? और मृत्यु जो हुआ था इनका वो 400 आपका 83, कौन सा? 483 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद जो है ये मरे कहाँ थे आपका? इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर। राजगीर में एक जगह है उधर पावापुरी करके। ठीक है, पावापुरी। वैसे राजगीर आपका ऑप्शन बहुत कम देता है, ज्यादातर पावापुरी लेकर देता है। तब पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। किनका? महावीर स्वामी का। ये जब 30 वर्ष के थे ना, तब ये अपना घर छोड़ दिए थे, और घर छोड़ करके ये निकल लिए थे। पूरे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? 540, 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। पावापुरी मृत्यु हुई, तो बहुत बढ़िया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी की बात करता है। देखिए, जब हिमालय 468, अच्छा, क्या लिखे थे हम? 63, 468, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ था? 468, किनका? महावीर स्वामी का। ठीक तो है, 468। चलिए आइए नेक्स्ट। यहाँ से कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? कौन सा श्रेणी? जास्कर। अगर जास्कर की बात करेंगे हम लोग, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हिमालय में, हिमालय यहाँ पर अगर बात किया जाए यहाँ से, कि ये आपका जो है भारत का, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपका जो है भारत का ये देखिए भारत का ये उत्तर वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर, और जो भारत है ये आपका एक यहाँ पर पाया जाता है सबसे ऊपर में, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस, यानी कि ट्रांस हिमालय दिख रहा है इधर, ट्रांस हिमालय, इधर ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का जो 4 भाग है यहाँ पर, ट्रांस का 4, एक है आपका काराकोरम, कारा काराकोरम, कौन सा? काराकोरम। दूसरा है आपका यहाँ से, दूसरा है लद्दाख, कौन सा? लद्दाख है। तीसरा है यहाँ से आपका काराकोरम, लद्दाख के बाद जास्कर, कौन सा? जास्कर, है ना। उसके बाद चौथा है यहाँ से आपका कैलाश, कैलाश। ठीक है, तो ये आपके 4 श्रेणी है, किसका? ट्रांस हिमालय का। और जो ट्रांस हिमालय है इसमें जो 4 श्रेणी है, सबसे ऊपर जो पड़ता है यहाँ पर,
सबसे उत्तर में जो श्रेणी है, इसी श्रेणी का नाम है आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका काराकोरम, है ना। एक एक करके समझते चलिएगा। इस श्रेणी के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के नीचे आइएगा तो मिलेगा जास्कर, और जास्कर के बाद आपको एक मिलेगा कैलाश। ये कैलाश वाला जो श्रेणी है ना, ये भारत में स्थित नहीं है। ये कैलाश वाला जो श्रेणी है, ये भारत में नहीं है, एक्चुअल में ये चाइना वाला पार्ट में है ना। अभी ये चाइना में है जी। कहाँ पर है? ये चाइना में। तो ये आपका हो गया कौन सा? काराकोरम, काराकोरम। ये काराकोरम और ये कौन सा हो गया? लद्दाख, है ना। कौन सा श्रेणी? लद्दाख। और ये वाला कौन सा श्रेणी हो गया है? आपका जास्कर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी की अगर बात किया जाए, ऊंचा शिखर की बात किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और वो किस में स्थित है? वो K2 यानी कि K2 भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है, इसका नाम है K2, ठीक है। K2, और वो इसी का पार्ट से, यानी कि ये है आपका K2, देख रहे हैं इस प्रकार से ऊंचा है। इसका नाम है K2 काराकोरम, है ना। इसी का दूसरा K2 का दूसरा नाम है आपका, K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये जो है भारत का सबसे, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा श्रेणी है, जो किसका भाग है? काराकोरम का भाग है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कंचनजंगा नहीं है, कंचनजंगा नहीं होगा सर, कंचनजंगा अलग चीज है, ये अलग चीज है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आंसर हो जाएगा K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। यही आपसे पूछा जाता कि भारत का, यानी कि हिमालय का भारत में स्थित, क्या क्वेश्चन? हिमालय का भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी, तब हो जाता आपका कौन सा? यानी कि कंचनजंगा। क्लियर है यहाँ से? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कह रहा है कि जास्कर किसका, किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर है आपका ट्रांस हिमालय के भाग। जास्कर किसका है? यहां से आंसर पता चल गया होगा, ट्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग, ये याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय में ये चार श्रेणी है, एक आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। सबसे ऊपर जो लिखे हैं वो सबसे ऊपर है, उसके बाद जो लिखे उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश है। क्लियर है यहाँ से? एक क्वेश्चन और जान लीजिए यहाँ से कि ये जो आपके लद्दाख श्रेणी और जो जास्कर श्रेणी है, यहाँ से निकलती है चाइना के पास से। चाइना में निकलती है कौन सा नदी? सिंधु नदी का उद्गम होता है, और चाइना के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी। और जास्कर और ये लद्दाख के बीचों बीच होते हुए ये पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक जगह है, नाम है दर्दिस्तान। पाकिस्तान का एक जगह है, नाम है दर्दिस्तान, और उस दर्दिस्तान के जो है नामक जगह पर जाकर ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर बहते हुए ये कहाँ? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी जो बहती है वो कुल 3 देशों में बहती है। वो कौन कौन सा देश है? एक चाइना जहाँ से निकलती है, जहाँ प्रवेश करती है भारत, और उसके बाद पाकिस्तान, कुल 3 देशों से होकर बहती है। इस सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इन सारे चीज को भली भांति याद रखें, और एक बार सेशन को लाइक कर दें। आप इतनी मात्रा में हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है हमें। इसलिए सेशन को लाइक करते चले, यदि पसंद आ रहा है तो, है ना। और बने रहे मेरे साथ, बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से, है ना। ये मेरा गारंटी है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सेशन से। कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अब जब जल्द है आप लोग क्या करिए, आंसर करिए। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की स्थापना जो है, रचना किसने करी है? गायत्री मंत्र की बात किया जा रहा है यहाँ से। तो जो गायत्री मंत्र का रचना करने वाले थे, कौन थे वो थे आपके विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र, जो गायत्री मंत्र को क्या किए थे?
रचना यानी कि इनका रचना किए थे, ठीक है। गायत्री मंत्र का रचना करने वाले कौन थे? विश्वामित्र थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप सभी को इतने ज्यादा लाइक पहुंचा दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है ना। वर्तमान की बात करता है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। बहुत अच्छा, आपने कमेंट बॉक्स में जो लिखे हैं विश्वामित्र, बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा की बात करता है। यदि हम लोग बात करेंगे संसद का, है ना, तो देखिए संसद की बात किया जा रहा है यहाँ से। संसद का जो आपका ये संसद की जो चर्चा है आपके अनुच्छेद नंबर कौन से, 79, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का चर्चा किया गया है। और इस संसद में तीन जो है आपके अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग कहलाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग कहलाता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन है संसद का। और वर्तमान में यदि हम बात करेंगे, यहाँ से ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया आपका प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट दैट मीन्स राष्ट्रपति। तो ये जो राज्यसभा है, इनकी अगर बात किया जाता, आपके पास अगर पूछता आपसे कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तब हो जाता आपका 250। क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हो जाता आपका 250। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम संख्या नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि राज्यसभा का अभी वर्तमान में संख्या कितनी है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रभावी, देखिए ना, प्रभावी संख्या लिखा हुआ, कुल मिलाकर वर्तमान की बात कर रहा है। और वर्तमान में जो राज्यसभा की संख्या है वो कितना है प्रभावी में, 245। कितना है, 245। इस 245 का जो यानी कि चुनकर इन्हें निर्वाचित होकर के आते दो तरह से। ये जो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में दो तरह से आते हैं। इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं 245 में से जो निर्वाचित होकर आते हैं, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो मनोनीत होकर आते हैं। इसमें से आपका 245 में से जो जो 233 सदस्य हैं, इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनकर आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करते हैं, यानी कि राज्यसभा में चुनकर आते हैं। वहीं पर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर आते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होकर के आते हैं। क्लियर है। यहाँ से मनोनीत होकर आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो 12 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? जी बिल्कुल है क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है? जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो, है ना, बहुत ही नाम कमाया हो इस क्षेत्र में, तो उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुन करके यहाँ क्या करेंगे, भेज देंगे। क्लियर है उम्मीद के अनुसार यहाँ से, है ना। चलिए आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 245, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, फटाफट आंसर करेंगे। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है, तो वो मिट्टी हो जाएगा आपका काली मिट्टी। कौन सा, काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो काली मिट्टी का विस्तार भारत के मुख्य रूप से दो राज्यों में है। एक तो हो गया आपका गुजरात, कौन सा, गुजरात, ठीक है, और एक हो गया आपका महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। देखिए बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, काली मिट्टी। उससे किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में पाए जाते हैं। इसे काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है, इसे हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसी काली मिट्टी को हम लोग कपासी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे प्रकार से होती है ना, अच्छा उपज होता है इसमें, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसी काली मिट्टी, है ना, इस काली मिट्टी को जो और नाम से जानते हैं, ये स्वतः जुताई वाले मिट्टी है।
ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, काली मिट्टी, और इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है ना? इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। किस मिट्टी में? कपासी मिट्टी में। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि बताइए कि भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, यानी कपास सबसे अधिक उगाने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा राज्य है जो कपास सबसे ज्यादा उगाता है, इसके बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? नाहवा सेवा बंदरगाह, बंदरगाह जहां पर क्या होता है, विदेश से सामान आकर के रुकता है, यानी जहाज आकर के रुकता है और फिर यहाँ से सामान लोड करके जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपका बंदरगाह। ठीक है, वो क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बहुत बढ़िया, एक का क्वेश्चन, एक का आंसर आ चुका है ना? गुरु चरण मेहता जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारा का आंसर आ चुका है। महाराष्ट्र नहीं होगा, आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कपास की खेती सबसे अधिक जो होता है वो आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में नहीं ना कर्नाटक में, आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए आइए आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं। कह रहा है नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे आप लोग। देखिए नाहवा सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र, कौन से राज्य? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। और इसे सात, इस मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आप गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुने होइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया इसी मुंबई शहर में है। ठीक है, 7 टापुओं के जो शहर है मुंबई यहीं पर है। इस मुंबई शहर में ही ये नाहवा सेवा बंदरगाह है। इस नाहवा सेवा बंदरगाह का जो नया नाम है वो नाम है JL नेहरू बंदरगाह। JL नेहरू, है ना? कौन सा? JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नया नाम है। ठीक है, और ये भारत का कैसा बंदरगाह है? आधुनिक बंदरगाह है। कौन सा? आधुनिक बंदरगाह है। ये भारत का आधुनिक बंदरगाह है। देखिए आपके जो महाराष्ट्र राज्य, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में 2 बंदरगाह है, एक का नाम है मुंबई बंदरगाह, एक का नाम है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है आपका कौन सा? नाहवा सेवा, है ना? कौन सा? नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, कौन सा? नाहवा सेवा बंदरगाह। क्लियर है यहाँ से? देखिए मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह को बनाए जाने का कारण ये है। सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। कोई बात नहीं, हमें क्या है सर, हमें कहिएगा तो हम तो उड़ा उड़ा के पढ़ा देंगे, दिक्कत तो आप ही को होगा, है ना? जितना अच्छा से जानिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, लेकिन हमारा तो विचार यही है, सबका साथ सबका विकास। तो किन्हीं को थोड़ा दिक्कत होगा तो किन्हीं को फायदा भी हो रहा होगा। ठीक है, आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 117 है इसका संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 117 है इसका संबंध आपका वित्त विधेयक से है। कौन से विधेयक से? वित्त विधेयक से है। ठीक है, भारतीय संविधान का संबंध 117 का जो संबंध है ये वित्त विधेयक से है। और धन विधेयक का जो संबंध है अनुच्छेद 110 से, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है और वित्त विधेयक का जो संबंध है वो 117 से है। क्लियर है यहाँ से? और वित्त आयोग, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। बिताइए राजधानी, राजधानी बिताइए मतलब आज यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 15 में वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा आयोग चल रहा है? वित्त आयोग
15वें नंबर का वित्त आयोग अभी चल रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है, इसका जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। सर बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कस, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो वेरी नाइस। ठीक है सर, लास्ट में आपका हम सारा ले लेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं। आइए यहाँ से, बस बचा के रखिए, लास्ट में दे दीजिएगा जो देना होगा। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा, कौन सा? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? फटाफट आंसर दीजिए तो। पूर्ण स्वराज, है ना, यानी कि स्वाधीनता की बात किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? हम आपको हिंट्स दे देते हैं। इस कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और ये आपके रावी नदी के तट पर किया गया था। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर कब? यहाँ से 1929 को ये अधिवेशन जो हुआ था आपका, कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था, बहुत बढ़िया। ये अधिवेशन जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था। और अधिवेशन देखिए, कांग्रेस का जो है ना हर साल वार्षिक अधिवेशन होता था। नहीं सर, आराम से पढ़ाइए तब समझ आएगा। जी हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का आराम से ही, है ना, टेंशन नहीं लेने का। अब सब चीज समझ में आएगा। जहां नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया बता देंगे, इसमें क्या है। नहीं कर पाइएगा तो आप वीडियो को क्या करिए, रिप्ले करके देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हर साल कांग्रेस का देखिए अधिवेशन हुआ करता था। कब? दिसंबर के माह में। इसे हम लोग कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। और ये वार्षिक अधिवेशन दिसंबर अक्टूबर यहाँ पर दिसंबर माह में लगभग लगभग होता था। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहले बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर जो है किसके द्वारा किया जा रहा था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा पहली बार स्वाधीनता की बात कही गई। स्वाधीनता, दैट मीन्स कि पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज, अंग्रेज हमें पूरी तरह से क्या करो, आजादी दो, इसकी बात कहा गया। और यहीं पर पहली बार यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे, है ना। क्या करेंगे? यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो वो कौन सा डेट? आपके आपके यहाँ से 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्लियर है यहाँ से? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो एक्सप्लेनिंग वेरी नाइस। आ जाए यहाँ से, बाकी बात आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, 31 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन की भी विशेषता था। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। यहाँ से कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य? देखिए, एक वर्ड यहाँ पर आया जल डमरू मध्य। ये क्या होता है? दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ने वाला रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। दो बड़े वाटर बॉडी को जो जोड़ने वाला रास्ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं, है ना। आप देखिएगा कभी पर आपको चैनल नजर आएगा सुनने को, कभी आपको जो है जल संधि आएगा वर्ड सुनने को, और कल कभी कभी जल डमरू मध्य। ठीक है, ये तीनों में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन तीनों का जो है एक तरह समझिए कि बहुत ही समानता, सिमिलरिटी दिखता है। ठीक है, आइए यहाँ से। तो पाक जलडमरू मध्य किसके किसके बीच है? पाक जलडमरू मध्य किसके किसके बीच है? बहुत बढ़िया, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच। जो पाक जलडमरू मध्य है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, ये पाक जलडमरू मध्य किसको किससे जोड़ता है? तो पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल के खाड़ी को किस खाड़ी से? मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको पता होना चाहिए कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तर बिहार और नीचे वाला भाग दक्षिण सॉरी उत्तर वाला भाग उत्तर भारत और दक्षिण वाला भाग दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से पास करती है यह कर्क रेखा। आप फटाफट उस कर्क रेखा जिस जिस राज्य से पास करती है आप आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि हम 8 के 8 राज्य का नाम बता चुके हैं। इसके लिए हमने ट्रिक भी पढ़ा था, है ना, बचपन में। यहाँ सॉरी बचपन कहते हैं, आपके ट्रिक पढ़े थे यहाँ पर, मित्र पर गमछा झार। कौन सा हम लोग ट्रिक देखे थे? मित्र पर गमछा झार। ये सब जो ट्रिक है इसमें आपके 8 राज्य छुपा हुआ है। इसका नाम आप फटाफट लिख दीजिए और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डी, ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री जब ग्लोब पर जाइएगा ना, जब ग्लोब पर जाइएगा आप, तो वहां पर आपको 23.5 डिग्री उत्तर में एक अक्षांश लाइन मिलेगा। ग्लोब पर सोई हुई रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और इस कर्क रेखा पर 21 जून को कब 21 जून को यहाँ से सूरज लंबवत चमकती है। यही कारण है कि एक जो आपके 21 जून का दिन है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? यहाँ से 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है और यही कारण है। हाँ, मित्र पर गमछा झार, बहुत बढ़िया, है ना। इसमें आपके 8 के 8 राज्य छुपे हुए हैं। ये 21 जून का जो दिन है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है। हम एक बार क्या करेंगे, नदी नहीं है, चलिए आइए हम आपको नाम बता देते हैं सबके सब राज्य का। एक है, सबसे पहले आप इधर आइएगा, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब के सब ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा पास करती है। ओडिशा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कह रहा है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि आप थोड़ा सा भी मैप की जानकारी रखते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपसे। कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो यहाँ से आपके आंसर हो जाएगा मणिपुर। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ से? मणिपुर हो जाएगा। यानी कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के क्या है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार कर्क रेखा के। वैसे तो बहुत सारा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है और क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर हो जाएगा। क्लियर है? कर्क रेखा के उत्तर में बोला कौन सा राज्य स्थित है, तो आंसर ऑप्शन के अनुसार मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बिहार से। आपके बिहार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। अब और थोड़ा मैप की जानकारी रखते हैं। यदि आप बिहार के, आप सब लगभग लगभग हमारे साथ जो जुड़े हैं आप सब, वो उम्मीद करते हैं कि बिहार से ही होंगे और आपको ये जानकारी होना चाहिए, है ना। आगामी आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है, सक्षमता का एग्जाम है, उसको लेकर के, जो उस एग्जाम को लेकर ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन है ना, जो आने की संभावना दिखता है। इसलिए आप जुड़े, प्रत्येक दिन हमसे जुड़े, फटाफट आप आंसर दीजिए यहाँ से। प्रत्येक दिन हमसे 5 से 6 जुड़े, है ना। वहां पर 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाता है। टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका। ठीक है। चलिए आइए, यहाँ से कह रहा है कौन सा जिला, यानी कि उत्तर से किधर से जाना है, इस जिला को उत्तर से लेकर के और दक्षिण की तरफ सजाना है।
तो देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण के सजाने के क्रम में कौन सा सही क्रम है यहाँ से। देखिए पटना की बात करता है, जिला दिया है यहाँ पर नाम, यानी पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर। आइए हम सजाते हैं। देखिए सबसे उत्तर में जो जिला पड़ेगा ना आपका, सबसे जो उत्तर में जिला है वो है आपका कौन सा, बिहार का सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला नेपाल से सीमा साझा करता है। सीतामढ़ी जिला का जो सीमा है किससे लगता है, नेपाल से। सीतामढ़ी के बाद आइएगा ना, आपको दूसरा मिलेगा मुजफ्फरपुर। कौन सा, 2 नंबर पर मिलेगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, क्लियर यहाँ से। उसके बाद तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा आपका पटना। कौन सा, पटना जिला मिलेगा। इसके बाद जो चौथा मिलेगा आपका जहानाबाद। कौन सा, जहानाबाद। और सबसे लास्ट यानी दक्षिण में मिलेगा कौन सा जिला, गया जिला। तो चलिए 1 2 करके कर लीजिए, यहाँ से 1 ये हो गया, 2 हो गया, यहाँ से पटना 3, गया यहाँ से, सीतामढ़ी यहाँ से, जहानाबाद 4 और ये 5। देख लीजिए पहले हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ से सीतामढ़ी, एक इधर दिख रहा है सीतामढ़ी और इसमें दिख रहा है सीतामढ़ी, दूसरा पे मुजफ्फरपुर, तीसरा पे पटना, जहानाबाद और गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल किस यानी कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि नागोया प्रोटोकॉल है क्या। नागोया प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार का संधि है, एक प्रकार का क्या है, ये एक पेपर पर हस्ताक्षर किया गया है ना। और इसमें जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को लेकर के, बायोडायवर्सिटी को लेकर के है ना, क्या किया गया है, यानी कि एक तरह से संधि किया गया है, विचार किया गया है ना, हस्ताक्षर किया गया। और ये जो हुआ था संधि वो 2010 में हुआ। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा आपका, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। किससे है, जैव विविधता से है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से है इसका संबंध। और ये हुआ कब था, 2010 में हुआ था, क्लियर है यहाँ से। चलिए आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, यानी कह रहा है कि मतलब भारत के किस राज्य में 73वां संविधान संशोधन नहीं लागू है। तो इससे पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर में 73वां संविधान संशोधन कहता क्या है, होता क्या है, ये मतलब इसमें क्या कहा गया है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये सबसे पहले यानी कि किया गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1992 में हुआ था ये संविधान संशोधन, 1992 में हुआ था। और इसको 1993 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1993 में लागू किया गया, ठीक है। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत आपके भारतीय संविधान में, आपके भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में क्या किया गया, भारतीय संविधान में यानी कि 11वीं अनुसूची को, कौन सा, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है ना, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची का सीधा संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, यानी पंचायत से है। और पंचायत के प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पर 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना विषय, 29 विषय है ना प्रदान किया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो इस प्रकार से आपका कह रहा है किस में लागू नहीं है, तो वो 73वां जो संविधान संशोधन है आपके, ये कहाँ कहाँ लागू नहीं है। तो आपके यहाँ से हो जाएगा जम्मू, लागू नहीं है आपके जम्मू कश्मीर में, यहाँ सॉरी जम्मू कश्मीर में लागू है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ से, मेघालय और नागालैंड, 2 और 4, हाँ ठीक है। यहाँ से कौन सा, कहाँ कहाँ लागू नहीं है, यानी नागालैंड और मेघालय में लागू नहीं है। बाकी बात ये मणिपुर में, बाकी बात जितने भी राज्य हैं वो हर जगह लागू है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, नागालैंड और मेघालय, यानी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपका कौन सा, डी। ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपका, डी, यानी 2 राज्य, मेघालय और नागालैंड, मेघालय और नागालैंड में लागू नहीं है। क्लियर है यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। और आप लोग आंसर दीजिए, इनका आंसर सबको मालूम होगा। कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। यहाँ पर नीलगाय,
तेंदुआ, है ना, इन सब जानवर को यहाँ पर इनका बसेरा है यहाँ पर, ठीक है। इन सब के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है, बिहार का है। कहाँ का है ये? बिहार का है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए मैसूर की बात करेंगे हम लोग। मैसूर राज्य, मैसूर राज्य की स्थापना 1761 ईस्वी में, है ना, किसके द्वारा किया गया? आपका हैदर अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा किया गया, है ना। और यानी कि मैसूर राज्य और अंग्रेज के बीच जो है क्या हुआ? आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और उसी में एक संधि हुआ जिसका क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये कहता है कब हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि? आंसर हो जाएगा 1792। यानी कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि था वो कब हुआ था? 1792 में हुआ था, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर यहाँ से हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की बात करता है तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर। और एक और राज्य है आपका मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर चेरी यानी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने जैव विविधता के बारे में चर्चा किया था, एक प्रोटोकॉल के बारे में, नहीं, वहां पर जैव विविधता को लेकर वो प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो जैव विविधता दिवस है इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 22 मई को, 22 मई को, है ना, 2010 से जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 22 मई को क्या किया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? यानी कि कीटों का अध्ययन, है ना, क्या कहलाता है आपका? कीटों का अध्ययन, है ना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए जल्द से जल्द। कह रहा है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो आपका अगर बात करता है कीट संग्रहालय का, तमिलनाडु का, ठीक है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर। कौन सा? कोयम्बटूर। यानी कि तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर। तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर में 2018 में क्या किया गया है? आपका एक यानी कि कीट संग्रहालय खोला गया, ठीक है, जहां पर कीटों को लेकर के, है ना, अलग अलग प्रकार के चीजें दिखाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? देखिए ये सब आपको करंट अफेयर के तौर पर बहुत काम आएगा, कभी भी पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, है ना, कि बजरंग पूनिया जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है ना। बजरंग पूनिया जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। क्या करते हैं? जितने भी लगभग लगभग पूनिया वाले वर्ड आएंगे, है ना, अप्रोक्सीमेट, वो क्या होंगे? कुश्ती से संबंध रखते हैं। बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ऑपरेशन फ्लड। देखिए हमने शुरुआत में ही ऑपरेशन फ्लड के बारे में चर्चा किया, श्वेत क्रांति के बारे में चर्चा किया था, है ना। स्थापना 1900 यानी कि श्वेत क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1970 से डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की बात करता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन, यानी कि ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। क्लियर है यहाँ से? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और इसके बारे में हम लोग शुरुआत के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, ठीक है। कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? देखिए टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान है, जो इसकी जो राज्य था वो कौन सा? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के। अभी ही मैसूर की चर्चा किए हैं, मैसूर। और स्थापना कब हुआ था? 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य का स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। और जो हैदर अली का बेटा था वो था टीपू सुल्तान।
कौन था? टीपू सुल्तान इसका बेटा था। किसका? हैदर अली का। और कह रहा है कि इस मैसूर राज्य का राजधानी कहाँ था? तो मैसूर राज्य का राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर राज्य का राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम में था। ठीक है, मैसूर राज्य का जो राजधानी था वो आपका कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम में था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस यानी कि अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए भारतीय जो है भारतीय राज्यों में नहीं भारतीय राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आपका, यानी कि 3 प्रकार का शासन लगता है। आपातकाल जो घोषणा होता है वो 3 प्रकार से। पहला होता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत। इसमें कौन सा आपात, कैसा आपात? भारत में जो आपात का उपबंध किया गया वो 3 प्रकार का आपात है। वो कौन सा आपात है? तो पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, है ना? आपात। उसके बाद जो है चार चार जोड़ते चले जाइए, आपका अनुच्छेद बनते चला जाएगा। तो 352 में जब 4 जोड़िएगा तो अगला आर्टिकल हो जाएगा आपका 356। और अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन की बात करता है यहाँ पर, है ना? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, है ना? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और आर्टिकल आपका 360, आर्टिकल कौन सा? 360। फिर हमने 356 में 4 जोड़ दिया, 360, है ना? और ये किसका बात करता है आपका? ये बात करता है वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय आपात की बात करता है। वित्तीय आपात, है ना? ये 3 प्रकार का भारत में आपात लगाया जाता है ना? और कौन कौन सा अनुच्छेद? 352 से शुरू करिए, 4 जोड़ दीजिए, अगला 356, फिर 4 जोड़ दीजिए, 360। इस तरह से लगातार आप याद रखिएगा, है ना? 3 प्रकार के आपात। देखिए राज्य में राष्ट्रीय आपात यानी कि वित्तीय आपात किस सिचुएशन में या फिर यानी कि आपके राष्ट्रपति शासन किस सिचुएशन में लगाया जाता है? जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य के सरकार के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्री परिषद के द्वारा सही प्रकार से कानून व्यवस्था, संविधान के अनुकूल कानून व्यवस्था का पालन या नहीं चल रहा हो, जब किसी राज्य के फिर से जब किसी राज्य के शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार या अच्छे तरीके से नहीं चल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ राज्यपाल रहते उस राज्य में, वो राज्यपाल राष्ट्रपति से क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर का शासन व्यवस्था सही नहीं है, अतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं और क्या किया जाता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ से? चलिए आइए, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो आगे आइए, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक सील प्राप्त हुआ जिसका क्या नाम है? पशुपति सील। और कह रहा है कि इस पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? यानी इस पशुपति के सील पर किस जानवर का अंकन यानी किस जानवर का छाप, फोटो, फिगर नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, क्या कह रहा? हाथी, गाय, गैंडा, बाघ। इसमें जो है एक नहीं था, किसका? गाय का नहीं है। बाकी बात हाथी, गेंडा, बाघ देखने को मिलता है और गाय नहीं मिलता है ना? तो ये रहा आज का मेरा सेशन, यहीं पर समाप्त होता है ना? आप लोग क्या करिए, एक बार कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, आपत्ति है, तो फटाफट कमेंट में दर्ज करिए, है ना? देख लेंगे और लेंगे हम आपसे विदा। चलिए सर, गाय हो जाएगा, ठीक है, गाय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? सेशन आज का बहुत मस्त रहा। दिक्कत होगा तो एक बार पुनः देख लीजिएगा फिर से, ठीक है? सुरेंद्र प्रसाद, यूट्यूब लिंक पहले वाला सब डिक्ट हो गया है, प्लीज
अच्छा, मिल जाएगा, ठीक है, बहुत खूब, धन्यवाद धन्यवाद सर। वेरी वेरी, बहुत अच्छा, ठीक है सर। आप सभी से लेते हैं विदा, है ना। धन्यवाद सभी को। कोई बात नहीं, बस एक बार देखते रहिए, ग्लोरियस, ग्लोरियस सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, बाय, गुड नाइट आप सभी को। चलिए।